हेलो स्टूडेंट्स, 12 बायो की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 7 रंध्र की संरचना तक कंप्लीट कर लिया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे रंध्र गति और इसके कुछ सिद्धांतों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रंध्र गति की। स्टोमेटल मूवमेंट क्या होता है? रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया को हम रंध्र गति कहते हैं। जब मैंने आपको रंध्र की संरचना बताई थी तो उस टाइम पे आपको बताया था कि रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं और किस प्रकार से बंद होते हैं। यानी कि जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल के अणु प्रवेश करते हैं तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं, और जब द्वार कोशिकाओं से जल के अणु बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? द्वार कोशिकाएं पिचक जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र गति को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत और परिकल्पनाएं दी गई हैं, कुछ थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस हैं जिनका अध्ययन हमें इस वीडियो के अंदर करना है। देखिए, यहाँ पे हमें मुख्य रूप से 3 संकल्पनाओं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली है मांड शर्करा सिद्धांत या मांड शर्करा परिकल्पना कह सकते हैं, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। सेकंड है स्टीवार्ट संकल्पना और थर्ड है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो ये 3 सिद्धांत हमें इस वीडियो के अंदर पढ़ने हैं। आइए सबसे पहले हम रंध्र गति का पहला सिद्धांत समझते हैं, मांड शर्करा सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत हम समझते हैं मांड शर्करा सिद्धांत। तो आइए स्टूडेंट्स समझते हैं मांड शर्करा सिद्धांत यानी कि स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस को। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेडी सायरे ने 1923 के अंदर किया था। इसके अनुसार मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया जो पौधे के अंदर दिन में होती है और दूसरी प्रक्रिया है जो रात्रि में होती है। चूँकि हमें ये सभी सिद्धांत रंध्र के खुलने और बंद होने को लेकर समझाए गए हैं, तो आपको पता है कि दिन के समय बाष्पीकरण होता है, रंध्र खुले रहते हैं। अब यहाँ पर आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से रंध्र खुलते हैं और किस तरह से रात्रि में बंद हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं दिन के अंदर। दिन में क्या होता है? देखिए, दिन में द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी हो जाती है और CO2 की कमी की वजह से उसका pH मान बढ़ जाता है। जब pH मान अधिक होता है तो उस अधिक pH मान पर फास्फोराइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो कि एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। जब ये सक्रिय फास्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च के साथ क्रिया करता है या स्टार्च के साथ में सम्मिलित होता है तो स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एक तरह से आप ये मान लो कि ये द्वार कोशिकाओं की DPD को बढ़ाने का काम करता है। तो जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की मात्रा बढ़ती है तो द्वार कोशिकाओं की DPD बढ़ जाती है। DPD बढ़ जाती है तो द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? स्फीत हो जाएंगी। स्फीत का मतलब फूल जाती हैं, और स्फीत होने के कारण रंध्र खुल जाते हैं। नॉर्मल सा फंडा आपको पता चल गया। तो दिन के अंदर तो ये प्रोसेस होती है। क्या क्या चीज़ है? CO2 की वृद्धि, CO2 की कमी, pH में वृद्धि, फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव होगा, स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलेगा, और उसके बाद में द्वार कोशिकाओं की DPD बढ़ने के कारण द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाएंगी और रंध्र खुल जाएंगे। क्लियर है? अब इसी के विपरीत क्रिया होती है रात के अंदर। देखिए, रात में क्या होता है? रात्रि के अंदर क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा। यहाँ पे CO2 कमी हो रही थी, यहाँ पे CO2 की वृद्धि होगी। CO2 की वृद्धि होने की वजह से pH में कमी आ जाएगी। pH कम होने की वजह से फास्फोराइलेज एंजाइम दोबारा से निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय एंजाइम जब दोबारा ग्लूकोज एंजाइम, जब इसको एंजाइम नहीं मिलेगा, स्टार्च को ग्लूकोज 1 फास्फेट बनाने के लिए एंजाइम नहीं मिलेगा, तो ये दोबारा से ग्लूकोज स्टार्च के अंदर बदलने लगता है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से स्टार्च दोबारा से बन जाता है। स्टार्च दोबारा बना, द्वार कोशिकाएं अपनी पहली वाली अवस्था में आने लगती हैं, यानी कि इनका जो DPD है वो कम हो जाता है और कोशिकाएं स्लथ हो जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? स्लथ हो जाती हैं, जिसकी वजह से रंध्र बंद हो जाते हैं। ये सिद्धांत है मांड शर्करा सिद्धांत। इसमें मांड यानी कि स्टार्च को शुगर में बदला जा रहा है। ग्लूकोज क्या है? शुगर है। तो स्टार्च को शुगर के अंदर बदला जा रहा है, तो इसीलिए हम इसे स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत जो था हमारा स्टीवार्ट संकल्पना। स्टीवार्ट संकल्पना देखिए क्या होती है। आइए स्टूडेंट्स अब समझते हैं स्टीवार्ट संकल्पना ये क्या होती है।
दोस्तों, स्टीवार्ट संकल्पना पूरी तरह से मांड शर्करा परिकल्पना पर ही आधारित है। स्टीवार्ट साहब ने थोड़ा सा काम इसमें बढ़ा दिया था। मांड शर्करा सिद्धांत में तो हमारे लिए बताया गया कि मांड शर्करा सिद्धांत में केवल ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण होता है, जो कि द्वार कोशिकाओं की कोशिका रस की सांद्रता बढ़ा देता है। यानी कि उसमें डायरेक्ट प्रोसेस ऐसी थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इन्होंने बोला कि भाई स्टार्च से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे जा कर के, यानी कि और आगे जा कर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। यानी कि ग्लूकोज में जो 1 नंबर पर फॉस्फेट था वो अब 6 नंबर पर आ गया। इनका जो फंडा है वो आपके लिए चैप्टर 11 के अंदर 10 के अंदर क्लियर करूँगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद में फिर ग्लूकोज बनता है, यानी कि फॉस्फेट इसमें से अलग हो जाता है। अब ये जो ग्लूकोज है, जब इसकी मात्रा कोशिका के अंदर बढ़ती है तो द्वार कोशिकाओं की कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रंध्र खुल जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है स्टीवार्ट के अनुसार। ये क्रिया दिन में होती है, नाइट में इसके रिवर्स होगी, यानी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आएगा, उसके बाद में स्टार्च बनेगा। स्टार्च बनने के बाद में दोबारा से द्वार कोशिकाएं स्लत हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। ये परिकल्पना है आपकी स्टीवार्ट परिकल्पना। इसकी रिएक्शन हम इसी प्रकार बना सकते हैं कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ये बना, नॉर्मल क्रिया है। आइए अगली जो सिद्धांत है, परिकल्पना है, उसके बारे में समझते हैं। अगला सिद्धांत है सक्रिय धनायन सिद्धांत, यानी कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो आइए अब समझ लेते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत को। देखिए 1959 यानी कि 1959 के अंदर इमामुरा और फ्यूजिनो, ये दो जापानी वैज्ञानिक हैं। दोनों जापानी वैज्ञानिकों ने मिलकर के सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत दिया। मतलब इन्होंने बताया कि कोशिकाओं के अंदर जो सांद्रता बढ़ती है और कम होती है, स्फीत होती है कोशिका, तो उसको स्फीत करने के लिए पोटेशियम आयन काम करता है। क्लियर है? तो आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कोशिकाओं के स्फीत होने का कारण क्या होता है, तो आप उसमें पोटेशियम आयन बता सकते हो, क्योंकि अपने पास इसका सिद्धांत है, इसका प्रूफ है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। जब पोटेशियम आयन का स्थानांतरण होगा तो कोशिका स्फीत हो जाएगी। कैसे होता है ये समझाया था इमामुरा और फ्यूजिनो ने, और इस सिद्धांत का रूपांतरण किया था लेविट द्वारा। इसका रूपांतरण ही सर्वमान्य है, आप ध्यान रखें। आइए अब समझते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। सिंपल सी प्रोसेस है, आप थोड़ा ध्यान से समझना। दिन में और रात में सेम क्रियाएं होंगी, तो दिन की क्रिया समझिए। दिन में क्या होता है? दिन में द्वार कोशिकाओं के अंदर मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। मैलिक अम्ल, या इसे हम मैलेट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मैलेट कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तापमान बढ़ता है, ये मैलिक अम्ल टूट जाता है, इसका वियोजन हो जाता है। वियोजन होने के बाद में मैलिक अम्ल से दो चीज़ें बनती हैं, एक तो मैलेट और एक हाइड्रोजन। मैलेट और हाइड्रोजन आयन दो चीज़ों में विभक्त हो जाता है। क्लियर है? अब ये जो हाइड्रोजन आयन हैं अभी द्वार कोशिका के अंदर हैं, यानी कि आप इसको देखो ऐसे समझो कि ये मान लो द्वार कोशिका है, अभी H+ और मैलेट इसके अंदर है। अब क्या होगा, H+ बाहर चले जाएंगे और यहाँ से पोटेशियम आयन अंदर चले जाएंगे। H+ बाहर निकलेंगे, पोटेशियम आयन इनकी जगह पर आ जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन द्वार कोशिका में प्रवेश करती हैं तथा H+ आयन को स्थानांतरित करके मैलेट प्लस पोटेशियम आयन बनाते हैं, जिसे हम पोटेशियम मैलेट कहते हैं। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई। द्वार कोशिकाओं के अंदर ही मैलिक अम्ल का वियोजन हो जाता है, जिसकी वजह से मैलेट और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। हाइड्रोजन आयन बाहर स्थानांतरित हो जाता है, क्योंकि अंदर कौन आता है? K+ आता है। K+ कहाँ से आया? सहायक कोशिकाओं से। तो सहायक कोशिकाओं से K+ आकर के H+ को स्थानांतरित कर देता है और पोटेशियम मैलेट बनाता है। जो हमारे पास पहले केवल मैलिक अम्ल था या मैलेट था, वो अब क्या बन गया? पोटेशियम मैलेट बन गया, यानी कि इसमें K+ आ गया। जब पोटेशियम मैलेट की मात्रा बढ़ती है तो द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। ये सिंपल सी प्रोसेस है, इमामुरा और फ्यूजिनो द्वारा दी गई थी, जो कि दिन में पेड़ पौधों के अंदर होती है। एक बार दोबारा समझें।
दिन में क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है जो टूट करके मैलेट और हाइड्रोजन आयन बनाता है। ये द्वार कोशिकाओं के अंदर हैं, ठीक है। तो जब सक्रिय कोशिकाओं से K+ आयन इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाएंगे, यानी कि इनका स्थानांतरण हो जाएगा। यानी कि अभी जो कंडीशन बन चुकी है अपनी वो ऐसी बन चुकी है, देखिए अंदर K+ आयन आ गया, H+ बाहर चला गया, K++ मैलेट, तो पोटेशियम मैलेट बना, और अंदर कौन है, पोटेशियम है, बाहर कौन है, हाइड्रोजन है। ये क्रिया होती है दिन में। इसके बाद में नेक्स्ट क्रिया होती है बच्चों रात्रि के अंदर, वो भी आप समझें कि रात में क्या होता है। देखिए रात्रि में इसका रिवर्स प्रोसेस होती है। द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है, अभी आपके लिए बताया था। CO2 की वृद्धि होने के कारण जो पोटेशियम मैलेट होता है वो पोटेशियम मैलेट में से पोटेशियम आयन बाहर निकल जाते हैं और हाइड्रोजन अंदर प्रवेश करते हैं। यानी कि स्थिति समझिए, अब स्थिति हमारे पास ऐसी है, +M मतलब मैलेट। अब ये स्थिति कैसी हो जाएगी, ये बाहर निकल जाएगा और अंदर कौन आएगा, H+ आएगा, H+ फिर से M, ये स्थिति दोबारा बनेगी। यानी कि मैलिक अम्ल दोबारा से बन करके तैयार हो जाता है। मैलिक अम्ल स्टार्च में बदल जाता है। स्टार्च के कारण पराशरण सांद्रता में कमी आ जाती है और पराशरण सांद्रता में कमी की वजह से द्वार कोशिका स्लत हो जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। ये सिंपल प्रोसेस होती है रात्रि के अंदर पेड़ पौधों में। ये जो सिद्धांत अभी हमने पढ़ा है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, ये सर्वमान्य सिद्धांत है पेड़ पौधों में रंध्र गति को समझाने के लिए। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखें, एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सक्रिय पोटेशियम आयन को आप डायग्राम की सहायता से और समझ लें एक बार। देखिए बच्चों, अगर हम दिन की बात करें और ये क्या है, द्वार कोशिकाएं, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्लस मैलेट हैं, मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन है। तो दिन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, K+ आ जाएगा, प्लस में मैलेट तो रहेगा ही। तो दिन के टाइम तो ये कंडीशन होती है, रात में इसका उल्टा हो जाता है, ये डे पर ये नाइट पर। सिंपल सी प्रोसेस है, आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। बच्चों आप कोशिश करें कि ये जो टॉपिक आपके लिए कराए जा रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस के द्वारा, आप इनके नोट्स स्वयं बनाने का प्रयास करें, क्योंकि किसी भी कोचिंग के या किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नोट्स को पढ़ने से अच्छा है आप खुद अपने नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। हालांकि टीचर आपके लिए नोट्स बनवाते हैं वो अच्छी बात है, उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, सहारा मिलता है, लेकिन सेल्फ स्टडी, सेल्फ मेकिंग नोट्स इज़ ए गुड हैबिट, ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ये आपके लिए आगे भी काम आएगी। अगर सही होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो टीचर सर सुधार करवा देंगे उसमें, है ना। तो आपको इसमें बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे अगला जो टॉपिक है वो है बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।